Dunyadari is brought to you by American Pistachio. नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ द्विवेदी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का इंटरनेशनल न्यूज़ बुलेटिन दुनियादारी। जब छोटे थे और टीवी पर किसी को इस तरह से खबर पढ़ते देखते थे तो बड़ा मन करता था एक रोज़ हम भी टीवी पर आएं, एक रोज़ हम भी खबर पढ़ें। अब देखिए, ये हमारी ज़िंदगी का रोज़मर्रा का हिस्सा बन गया है। क्या हम अभी भी ये याद रखते हैं कि एक ख्वाहिश थी जो पाली थी और पूरी हो गई है, तो थोड़ी सी कृतज्ञता महसूस हो और थोड़ी सी खुशी भी, या आपादापी में मुस्कुराना भूल गए हैं? आपने आखिरी दफ़ा ऐसी ख्वाहिश कब पाली थी? दुनियादारी के फेर में कहीं मुस्कुराना भूल तो नहीं गए? नहीं भूलिए, दुनियादारी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अकबर बीरबल की एक कहानी सुनाता हूँ। बीरबल की खिचड़ी मुहावरा भी बन गया है, माँ ने सुनाई थी छुटपन में। कहानी ये है कि राजा ऐलान करता है कि यदि कोई रात भर पानी में डूबा कमर तक खड़ा रहे तालाब के, तो उसको सुबह इतना इनाम दिया जाएगा। एक गरीब मजदूर होता है, रात भर खड़ा रहता है, सुबह इनाम मांगने आता है। तो राजा कहता है कि तुम मेरे महल की अट्टालिका पर जो दीपक जल रहा था उससे रोशनी पा रहे थे, इसलिए तुमको ठंड नहीं लगी, तुम खड़े रहे, तुमको इनाम नहीं मिलेगा। बीरबल उस राजा के यहाँ मेहमान थे। उन्होंने बीरबल को अगले दिन भोजन पर बुलाया। बीरबल बोले कि नहीं, हम तो रोज़ाना आपके साथ भोजन करते हैं, ऐसा करिए आज आप हमारे साथ भोजन करिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, कब आना है? बोले बस मैं पकाना शुरू करूँगा सुबह से, जब पक जाएगा तो आपको बुलाऊँगा। राजा इंतज़ार करता रहा। नाश्ते का वक्त बीत गया, खाने का वक्त, लंच का वक्त बीत गया, डिनर का समय आ गया, लेकिन बीरबल का बुलावा नहीं आया। राजा गुस्से में पहुँचा बीरबल के यहाँ, पूछा कि ये क्या कर रहे हो भाई, तुमने भोजन पर बुलाने की बात कही थी। तो बीरबल ने कहा कि महाराज खिचड़ी पका रहे हैं। राजा ने कहा ऐसी कौन सी खिचड़ी है जो सुबह से पक रही? तो बीरबल ने कहा आप खुद देख लीजिए। राजा गया तो देखा नीचे आग जल रही है और उससे बहुत ऊंचाई पर एक हांडी टंगी है जिसमें खिचड़ी के लिए दाल, चावल और दूसरी चीज़ें हैं। राजा खींच गया, बोला ऐसे खिचड़ी पकेगी। अब की खींचने की बारी बीरबल की थी। यदि आपकी महल की अट्टालिका का दीपक उस गरीब मजदूर को रोशनी दे सकता है तो खिचड़ी ऐसे भी पक सकती है। ये तो किस्सा था, लेकिन बीरबल की खिचड़ी एक मुहावरा बन गया सुस्ती के लिए, लेट लतीफ़ी के लिए, बहुत आराम से कोई चीज़ की जा रही है इसके लिए। और अभी ये मुहावरा हूबहू लागू होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन पर। वो दुनिया को ये बताकर निकला कि चीन जाओ और कोरोना की पैदाइश का सिरा खोजो, हम भी खोजेंगे। 3 हफ्तों की जांच की WHO की टीम ने, चीन से फिर लौट आई। लेकिन इस दौरान कुछ ऐसा हुआ जिस पर अब हो हल्ला मच रहा है। क्या हुआ? इस पूरे मामले की शुरुआत करने से पहले आप कुछ आंकड़े सुनिए तो आपको समझ में आएगा कि जो हुआ है उस पर हल्ला क्यों है। आज अगस्त महीने की 28 तारीख है, यानी साल 2020 का 8वां महीना खत्म होने वाला है। इन 8 महीनों का सबसे बड़ा कीवर्ड कोरोना दुनिया के 213 देशों में फैल चुका है। इसमें बेनिन, अरूबा, टोगो और लिसोथो जैसे देश भी हैं जिनका नाम आपने शायद ही सुना हो। अब तक करीब 2.5 करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इसमें 8.25 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के चलते दुनिया में अब तक कितने करोड़ लोगों की नौकरी गई, कितने खरब की इकॉनमी चौपट हुई, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। सबसे ज़्यादा बुरा हाल इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे तकरीबन 1.5 अरब लोगों का है। इनके ऊपर अपना सब कुछ गंवाने का खतरा है। आशंका है कि कोरोना के चलते दुनिया की GDP 5.25% नीचे लुढ़केगी। दुनिया के ज़्यादातर देश आर्थिक मंदी में चले जाएंगे। आंकड़े बता दिए ताकि एक बार फिर से भयावहता हमारे दिमाग में रिवाइज हो जाए। प्रोजेक्शन भी गिन लिए। अब बर्बादी की शुरुआत पर लौटते हैं। दक्षिणी पश्चिमी चीन में यूनान नाम का प्रांत, राजधानी कुनमिंग और इसके उत्तर में पड़ती है गुफा का नाम शिकाऊ केव्स। चीन की मंडारिन भाषा में शिकाऊ के कई मतलब हैं।
मसलन ताकत, गति। शिकाऊ का एक मतलब प्रवृत्ति भी है। प्रवृत्ति मतलब किसी खास तरह के बर्ताव या गुण की तरफ झुकाव, जैसे मेरी किताबें पढ़ने की प्रवृत्ति है। शिकाऊ केव्स के साथ ये शब्द परफेक्ट फिट होता है। कैसे? बताते हैं कि ये जो गुफा है वहाँ चमगादड़ों के कई मोहल्ले हैं। इन चमगादड़ों पर खूब रिसर्च होती है। 2013 में हुई ऐसी एक रिसर्च में वैज्ञानिकों ने इन चमगादड़ों के मल और बाकी नमूने जमा किए। फिर इन सैंपल्स की लैब में जांच हुई और वैज्ञानिकों को इन सैंपल्स में WIV1 नाम का एक वायरस मिला। और फिर पता चला कि ये वायरस बंदर, चूहा और इंसान सबको संक्रमित कर सकता है। इस वायरस को सार्स नाम की महामारी का संभावित कारण माना गया। रिसर्च के 7 साल बाद 2020 में शिकाऊ केव्स फिर से फोकस में आई। इस गुफा की चमगादड़ कॉलोनियों से लिए गए सैंपल्स में अब एक वायरस मिला। इसका नाम रखा गया RATG13। इस वायरस और कोरोना फैलाने वाले विषाणुओं में 96.2% समानता पाई गई। क्या मतलब हुआ इस समानता का? मतलब यह कि शायद कोरोना की शुरुआत इसी गुफा से जुड़ी है। लेकिन इस अनुमान के आगे कई अनसुलझे सवाल हैं। सबसे बड़ा तो ये कि ये वायरस इंसानों तक कैसे पहुंचा। क्या चमगादड़ों के सीधे संपर्क में आने से ये बीमारी इंसानों में आई, या फिर किसी और जानवर के जरिए ये वायरस चमगादड़ से उनमें पहुंचा जानवरों में और फिर उस जानवर से इंसान में? कड़ी क्या है जिसके मार्फत वायरस गुफा से निकलकर वुहान पहुंचा? कौन था इस बीमारी का असली पेशेंट जीरो? उस शुरुआती मरीज को खोजा जाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए नहीं कि कोरोना से हुई ग्लोबल बर्बादी का दोष उसके सर पर मढ़ दिया जाए, बल्कि इसलिए कि उस पेशेंट जीरो के रास्ते हम कोविड-19 के इंसानों तक पहुंचने की पहेली सुलझा सकेंगे। इस पहेली को बूझकर हम इस तरह की महामारियों पर बेहतर रिसर्च कर पाएंगे, इनसे निपटने की बेहतर तैयारी कर पाएंगे। और यही वजह है वुहान को कोरोना जांच का सबसे अहम लोकेशन बताती हैं। इसलिए वैज्ञानिकों का इंटरनेशनल तबका कोरोना फैलने के बाद से ही चाहता था कि वुहान में जाकर विस्तृत तफ्तीश की जाए। और काम करेगा कौन? बाकी देशों के वैज्ञानिकों को तो चीन से परमिशन चाहिए, जो वो देने से रहा। ऐसे में सबकी नज़र टिकी थी WHO पर। WHO जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन। चीन भी WHO का मेंबर है। ऐसी ग्लोबल आपदा में जांच और बाकी दिशा निर्देश जारी करने का जिम्मा WHO का होता है। लेकिन कोरोना के मामले में WHO की अपनी भूमिका संदिग्ध थी। उसने कोरोना को बहुत देर से अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपदा घोषित किया। इसके अलावा जब बाकी दुनिया, यहाँ तक कि चीन के लोग भी महामारी से निपटने के अपने सरकार के रवैये से खफा थे, तब भी WHO चीन की तारीफ करने में लगा था। और जाहिर सी बात है कि इसलिए WHO की आलोचना भी हो रही थी। इन्हीं आलोचनाओं के बीच फरवरी 2020 के दूसरे हफ्ते में WHO की एक टीम चीन पहुंच जाती है। ये टीम चेंगडू, गुआंगडोंग और वुहान का दौरा करती है। लेकिन ये पूरी यात्रा जब साइंटिस्ट घूम रहे थे तो चीन की सरकार की निगरानी में हो रही थी। वो जहाँ जहाँ ले जाते टीम वहीं जाती, जितने कदम चलाते उतना चलती। टीम के कई सदस्यों ने बाद में शिकायत की कि उन्हें खुलकर जांच का मौका नहीं मिला। लेकिन WHO ने आधिकारिक तौर पर जांच में सहयोग के लिए फिर से चीन की तारीफ की। बेशरम का पेड़ होता है ना, बिल्कुल वैसा हाल है WHO का। क्या बोला? हमारी टीम एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय दल के दौरे के लिए ज़मीन तैयार करने गई है। ये इंटरनेशनल टीम विस्तृत जांच के लिए जल्द से जल्द चीन जाएगी। WHO का ये बयान ध्यान रखिएगा, अभी इसका जिक्र दोबारा आएगा। फरवरी वाली इस विजिट के बाद आता है जुलाई 2020 का महीना। इस महीने की 10 तारीख को WHO की एक टीम दोबारा चीन पहुंचती है। इस यात्रा का मकसद कोरोना के ओरिजिन की तलाश करना। 2 लोगों की टीम 3 हफ्ते चीन में रहती है और 3 अगस्त को अपना काम पूरा करके चीन से लौटती है। आप पूछेंगे तो इस टीम का दौरा कैसा रहा, सफल रहा क्या? सफलता की खबर आई 27 अगस्त को। पता चला कि कोरोना की शुरुआत की जांच करने गई ये टीम वुहान गई ही नहीं थी। 21 दिन तक चीन में रहे, लेकिन चीन ने उन्हें वुहान नहीं जाने दिया। जब इस बात पर हो हल्ला मचा तो WHO का फिर से एक बयान आया। क्या? हमारा ये दौरा तो बस एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय दल की विजिट के लिए ज़मीन तैयार करने चीन गया था। ये इंटरनेशनल टीम विस्तृत जांच के लिए जल्द से जल्द चीन जाएगी। कुछ सुना सुना लग रहा है क्या? ये बयान, फरवरी के बाद वाला बयान, दोनों बयान जुड़वा भाई हैं, मेले में बिछड़े थे। दोनों ही दौरों को WHO ने एक बड़ी इंटरनेशनल विजिट का ग्राउंड वर्क बताया। ये ग्राउंड वर्क कब तक चलेगा कोई नहीं जानता। अब सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि क्या WHO और चीन ऐसी किसी स्वतंत्र जांच के प्रति गंभीर भी हैं? क्या चीन सच में कोरोना की शुरुआत का राज खुलने देगा? उसका अब तक का रवैया ऐसी कोई उम्मीद पैदा नहीं करता। ऐसा नहीं कि WHO को चीन के इस रवैये का इल्म ना हो, उन्हें अच्छे से पता है कि चीन जानकारियां छिपा रहा है, क्योंकि इस तरह की खबरें आ रही। मसलन जून में एक खबर आई
किसके हवाले से? एपी के इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी है। इसके मुताबिक डब्ल्यूएचओ चीफ भले चीन सरकार की पीठ थपथपा रहे हों, लेकिन संगठन के कई अधिकारी चीन से नाराज हैं। नाराजगी की वजह है चीन द्वारा जानकारियां छिपाना। एपी के मुताबिक चीन ने कोरोना वायरस के जेनेटिक मैप की जानकारियां लंबे समय तक छिपाई। उसने डब्ल्यूएचओ को कोरोना मरीजों से जुड़े विस्तृत ब्यौरे देने में भी देर की। इस देरी के कारण समय रहते महामारी के खतरे का अनुमान नहीं लगाया जा सका। एपी ने अपनी रिपोर्ट में डब्ल्यूएचओ की कई मीटिंग्स के ब्यौरे देकर नाराजगी की ये बात साबित की। इसमें एक जगह डब्ल्यूएचओ की कोविड की टेक्निकल हेड मारिया खेरकोवे का बयान था। जनवरी की मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने चीन के रवैये पर संतोष जताया और अपने सहयोगियों से कहा कि हमें कम से कम जानकारी मुहैया कराई जा रही है, ऐसे में तो हम सही प्लानिंग कभी नहीं कर सकेंगे। एक और मीटिंग हुई डब्ल्यूएचओ की, जिसमें एक आला अधिकारी थे डॉक्टर ग्वाडेन गालेया। उन्होंने भी चीन के तौर तरीकों पर झुंझलाते हुए कहा था कि सरकारी टीवी पर खबर चलाए जाने के 15 मिनट पहले हमें वो जानकारी दी जाती है। तो ये तो चीन का हाल है। हमने आपको पुरानी बातें बता दी, नहीं बता दी। अब बिल्कुल अभी के यानी कि वर्तमान पर लौटते हैं। चीन के हालिया दौरे के बाद हो रही आलोचनाओं के बीच डब्ल्यूएचओ चीफ ने फिर से वादा किया कि जल्द ही वुहान में जांच शुरू करवाएंगे, ताकि कोरोना के शुरुआती मामलों का संभावित सिरा खोजा जा सके। लेकिन ये आश्वासन अब भी खोखला है। टीम चीन कब जाएगी, कितनी बड़ी टीम होगी, इस जांच को लेकर डब्ल्यूएचओ और चीन के बीच क्या बातचीत हुई, ये ब्यौरे तो हमारे पास है ही नहीं। कुल मिलाकर डब्ल्यूएचओ की ये कोरोना जांच बीरबल की खिचड़ी लग रही है। वैसे भी कोरोना की शुरुआत को कई महीने बीत चुके हैं। इतने टाइम बाद काम के सैंपल मिल सकेंगे, इसकी उम्मीद धुंधली है। ये था दुनियादारी का बड़ी खबर सेगमेंट। कायदे से अब हमको सुर्खियों पर आ जाना चाहिए, लेकिन आज सुर्खियों की जगह एक बड़ी खबर और बताएंगे। ये खबर आई है अमेरिका से। वहां सत्ता में है रिपब्लिकन पार्टी, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी। आज उनका चुनावी राष्ट्रीय अधिवेशन खत्म हुआ। 4 दिन तक चला नेशनल कन्वेंशन। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मौके पर व्हाइट हाउस में एक बड़ा शानदार मंच सजाया। पार्टी के लोगों ने, और अभी तो व्हाइट हाउस में वही हैं, जोरदार आतिशबाजी हुई और पटाखों के बीच ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के लिए दावेदारी स्वीकार की। 2016 के चुनाव में ट्रंप का नारा था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इस बार ट्रंप ने नारा दिया मेक अमेरिका सेफर एंड स्ट्रॉन्गर। और क्या कहा ट्रंप ने, सारांश आपको बता देते हैं। मेरे प्यारे अमेरिका वासियों, मैं बड़े गर्व के साथ राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी स्वीकार करता हूँ। रिपब्लिकन पार्टी अब्राहम लिंकन की पार्टी है। हम हर किसी का स्वागत करने को तैयार हैं। हर वो इंसान जिसे अमेरिका की महानता पर यकीन है, उसका हम स्वागत करते हैं। बतौर राष्ट्रपति अपने अगले कार्यकाल में मैं अमेरिका को इतिहास की सबसे महान अर्थव्यवस्था बना दूंगा। यहाँ सबको रोजगार मिलेगा, सबकी आमदनी बढ़ेगी, ऐसी संपन्नता आएगी कि पूछिए मत। हम अमेरिका को सारे खतरों से बचाएंगे। ये दौर हमारे राष्ट्रीय गौरव का सबसे शानदार पन्ना होगा। अपने भाषण में ट्रंप ने कई पूर्व राष्ट्रपतियों के नाम लिए। अब्राहम लिंकन, टेडी रूजवेल्ट जैसे रिपब्लिकन प्रेसिडेंट की विरासत तो गिनाई ही, साथ ही एंड्रू जैक्सन जैसे डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति का भी नाम लिया। ट्रंप ने सिविल वॉर और पर्ल हार्बर जैसी ऐतिहासिक घटनाओं का जिक्र किया, इतिहास गिनाया, फिर वर्तमान पर भी आए। वर्तमान का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? वही जिसके बारे में अब तक हम बात कर रहे थे, कोरोना। इस पर लापरवाही बरतने के लिए ट्रंप प्रशासन की आलोचना हो रही है। अमेरिका में 2.25 लाख लोग मर चुके हैं कोरोना से, करोड़ों बेरोजगार हुए। ऐसे में लाजिम था कि ट्रंप कोरोना का जिक्र करें। उन्होंने किया भी, लेकिन लीपापोती के अंदाज में। ट्रंप बोले, हालिया महीनों में पूरी धरती एक अदृश्य दुश्मन का सामना कर रही है। अतीत के बहादुर अमरीकियों की तरह हम भी इसका सामना कर रहे हैं। हम जान बचाने वाला इलाज मुहैया करा रहे हैं। साल खत्म होने से पहले हम वैक्सीन भी बना लेंगे, क्या पता इससे पहले बना लें। हम इस वायरस को हरा कर रहेंगे। कोरोना से निपटने के लिए हमने युद्ध स्तर पर काम किया, सबसे ज़्यादा वेंटिलेटर बनाए, कोरोना की जांच के लिए दुनिया का सबसे उन्नत टेस्टिंग सिस्टम बनाया, सबसे ज़्यादा कोरोना जांच हमारे यहाँ हुई। तो ये ट्रंप के भाषण की दूसरी बड़ी हाईलाइट थी। अब तीसरे पहलू की तरफ बढ़ते हैं, विपक्षी नेताओं का बयान। पिछले हफ्ते ही डेमोक्रेटिक पार्टी का अधिवेशन निपटा, जिसके बारे में हमने आपको खबर दी और कई उत्साही साथियों ने हमको ही डेमोक्रेट करार दिया। हम एक दफ़ा अमेरिका गए हैं, वहाँ की पॉलिटिक्स समझ लें बहुत है, हमको नहीं करनी किसी पार्टी की ताबेदारी। इस डेमोक्रेटिक कन्वेंशन में जो बाइडेन, कमला हैरिस और बराक ओबामा जैसे नेताओं ने ब्लैक राइट्स का मुद्दा उठाया था, हमने बताया था। अब आज का बताना सुनिए। ट्रंप ने इन पर निशाना साधा और कहा, जो बाइडेन और उनकी पार्टी ने अमेरिका को नस्लीय देश बताया, वो कहते हैं कि यहाँ आर्थिक और सामाजिक अन्याय होता है। आज मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए क्या अपने देश के चीथड़े उड़ाने वाले डेमोक्रेटिक पार्टी को अमेरिका चलाने की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है? अपनी पिछड़ी वामपंथी सोच के चलते डेमोक्रेटिक पार्टी अमेरिका की महानता नहीं देख पाती। वो नहीं समझती कि ये सबसे ज़्यादा आज़ाद, न्यायप्रिय और अलहदा देश है। वो तो हमको एक शैतान मुल्क बताती है।
अगर आपने बाइडेन को मौका दिया तो वो अमेरिका की महानता को नष्ट कर देंगे। अगर वो चुनाव जीत गए तो हमारे देश पर चीन का कब्जा हो जाएगा। ट्रंप के भाषण में सिर्फ ऐसे नहीं कि आखिरी में जैसे मेरे चेहरे पर चौंकने के भाव आए, वैसे सिर्फ एक बार जिक्र आया हो। भाषण में चीन बार बार आया। कभी उसे अमेरिकी नौकरियों को खाने वाला खलनायक बताया गया, कभी कोरोना को चाइना वायरस कहकर चीन को सारी बर्बादी का जिम्मेदार कहा गया। इसके अलावा ट्रंप के भाषण में ईश्वर का भी कई बार जिक्र आया। खासतौर पर अपने विरोधियों पर निशाना साधते हुए ट्रंप ने कई दफे ईश्वर का नाम लिया। मसलन उन्होंने कहा कि डेमोक्रेट्स कहते हैं कि अमेरिकी जनता उन्हें सत्ता सौंप कर अपने पापों से मुक्ति पा सकती है, लेकिन वो नहीं जानते कि अमेरिकी लोग अपनी आत्मा के शुद्धिकरण के लिए सरकार का मुंह नहीं जोड़ते। इसके लिए हम सर्वशक्तिमान ईश्वर की शरण में जाते हैं। कुल मिलाकर ट्रंप का ये भाषण वैसा था जैसा किसी भी वोट मांगने वाले नेता का होता है। 4 बरस के कार्यकाल को खूब सफल बताता है। ये अलग बात है कि इसमें कई दावे गलत हैं। मसलन शुरुआत से ही गंभीरता दिखाने का दावा, बाकी किसी बड़े देश के मुकाबले सबसे कम कोरोना मृत्यु दर का दावा। मृत्यु दर के दावे की सच्चाई क्या है आपको बताते हैं जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी का एक डेटा। इसके मुताबिक प्रति 10 लाख लोगों में हुई मौत के हिसाब से अमेरिका की कोरोना मृत्यु दर सबसे ज्यादा वाली श्रेणी में है। ब्राजील, स्वीडन, ब्रिटेन समेत केवल 10 देश हैं जहां अमेरिका से ज्यादा मृत्यु दर है। बाकी 100 से ज्यादा देशों में कोरोना मृत्यु दर अमेरिका से कम है। ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं तब से उनके भाषणों में गिनाए गए तथ्यों पर सवाल उठते रहे हैं, फैक्ट चेक होते रहे हैं। अमेरिकी मीडिया ट्रंप के इस भाषण का भी फैक्ट चेक कर रही है। मसलन यूएसए टुडे ने एक लेख में इस भाषण को झूठ का पुलिंदा बताया। वॉशिंगटन पोस्ट ने समंदर की ऊंची लहरों के साथ ट्रंप के झूठे दावों की तुलना की। न्यूयॉर्क मैगजीन ने हेडिंग दी कि एक बड़े झूठ ने बड़े झूठों के साथ कन्वेंशन खत्म किया। सीएनएन ने लिखा ट्रंप ने 20 से ज्यादा गलत और गुमराह करने वाले दावे किए अपने भाषण में। ये था आज का दूसरी बड़ी खबर सेक्शन। हमने कहा था आज सुर्खी नहीं है, लेकिन एक सुर्खी है, जरूरी है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की वजह कोई पॉलिटिकल स्कैंडल नहीं है। उनको कोलाइटिस नाम की बीमारी है, आंतों की बीमारी होती है। हमारे यहाँ अमिताभ बच्चन को भी इस तरह की बीमारी हुई थी। उस बीमारी के इलाज के चलते उन्होंने इस्तीफा दिया। अफसोस भी जताया, कोरोना का मुश्किल दौर है और ऐसे में ये करना पड़ रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि शिंजो आबे जल्द स्वस्थ हो। आज की दुनियादारी में इतना ही। आखिरी में विश्व कविता सेक्शन, इसको ड्रॉप नहीं करेंगे। आज आपको सुनाते हैं नाइजीरिया के कवि क्रिस्टोफर ओकिग्बो की लिखी एक कविता। हिंदी में इसका अनुवाद किया है कुमार मुकुल ने। हिंदी में कविता का शीर्षक है अनोखा प्यार। प्यार पर नज़र सुनिए, प्यार मोहब्बत से रहिए। उम्मीद करते हैं कि वीकेंड के उस पार एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। शुभ रात्रि। हमारे पीठ पीछे आ चुका है चंद्रमा, एक दूसरे पर झुके हम 2 देवदारों के मध्य। चढ़ते चंद्रमा के साथ हमारा प्यार हमारे आदिम एकांत में वास कर रहा है। अब छायाएं हैं हम, लिपटे एक दूसरे से, शून्य को चूमती छायाएं केवल। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर है, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।